हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने शायद 54 या 55 तक किया था, 54 तक किया था। एक्चुअली रिकॉर्ड तो कर लिया था, बट आपको बताया था कि माइक निकल गया, पता नहीं चला और रिकॉर्ड होता रहा, तो फिर से रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं 55 से ना। ठीक है, आइए 56 देखिए। आसान सा क्वेश्चन है, जो गलत है वो बताना है। पहला पॉइंट पढ़िए, संविधान में इंडिया इज़ अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स वाक्यांश का प्रयोग किया गया। यहाँ पे देखिए पार्ट 1 क्या है, हम सभी लोग जानते हैं, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल 1 सब क्लॉज 1 में क्या लिखा है, इंडिया दैट इज़ भारत सेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इस शब्द पे आपको फोकस करना है। यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं लिखा है। यूनियन शब्द का यूज किया गया है, ना कि फेडरेशन का। हिंदी में तो दोनों का मतलब एक ही होता है, संघ होता है, बट इंडियन पॉलिटी में कितना फ़र्क है इन दोनों शब्दों में, वो हम सब लोग परिचित हैं। तो आपने आर्टिकल 1 में देखा यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा हुआ है, ना कि फेडरेशन, तो पहला पॉइंट तो गलत हो गया। दूसरा पॉइंट है आर्टिकल 1 संघ के नाम और क्षेत्र से संबंधित है, ये भी हम लोगों ने देखा, सही है। तीसरा पॉइंट है 1954 से पहले चंद्रनगर एक फ्रांसीसी एनक्लेव था। चंद्रनगर वेस्ट बंगाल की एक जगह है। अंग्रेज़ों के आगमन वाले आपने चैप्टर्स पढ़े होंगे, वहाँ पे आपने चंद्रनगर को पढ़ा होगा, तो ध्यान रखना चंद्रनगर फ्रांसीसी के कंट्रोल में था। सी पॉइंट करेक्ट है। डी पॉइंट देखिए, 1947 तक सिक्किम के बारे में पूछा है। सिक्किम फुल फ्लैज स्टेट कब बना था, 1975 में बना था। 1947 तक स्थिति क्या थी सिक्किम की, यहाँ पे चोग्याल वंश एक्टिव था, इसी वंश द्वारा सिक्किम शासित होता था। तो ये भी सही लिखा है, गलत बताना था, पहला पॉइंट सही हो जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से पहला पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 57 देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पूछ रहे हैं आपसे। उससे पहले आप 2-3 फैक्ट देख लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग 338 के बारे में हमेशा पढ़ते रहते हैं, 338 ए के बारे में पढ़ते हैं, 340 के बारे में भी पढ़ते हैं। 338 में नेशनल कमीशन है, किसके लिए, एससी के लिए। 338 ए में एसटी के लिए नेशनल कमीशन है, और 340 में ओबीसी के लिए नेशनल कमीशन है। तो ये स्थिति बात की है, पहले एससी और एसटी का जो कमीशन है वो एक हुआ करता था, और उस कमीशन को बोलते थे नेशनल कमीशन ऑन एससी एंड एसटी, और ये 338 में था। 338 में ही दोनों के लिए एक ही कमीशन था, कॉमन कमीशन था। 89वें संविधान संशोधन ने इस कमीशन को बाइफरकेट कर दिया। बाइफरकेशन के बाद स्थिति ये वाली बनी, 338 में अलग बैठा दिया एससी के लिए, और 338 ए में एसटी के लिए अलग कमीशन बना दिया। ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 2003 में हुआ था। चूँकि इन संस्थाओं का वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल के फॉर्म में है, इसलिए कैसी बॉडी हो गई, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई, संवैधानिक बॉडी हो गई। ठीक है, चलिए आगे चलें। अच्छा 58 देखिए, क्वालिफिकेशन पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट के जज की, और कौन सी नहीं है ये पूछा गया है। उससे पहले आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट का वर्णन आर्टिकल में कहाँ पे है, आर्टिकल 124 में। 124 को थोड़ा सा विजिट कर लीजिए आप। यहाँ पे देखिए यूनियन जुडिशरी, आर्टिकल 124। ये सब हम लोग पार्ट 5 में पढ़ रहे हैं। पार्ट 5 कहाँ से कहाँ तक है, जल्दी से बताइए। 52 से शुरू होता है ना, 52 से 151, तो 124 कहाँ पे आ रहा, इन बिटवीन लाई कर रहा है ना। तो पार्ट 5 में भी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ऐसे करके बाइफरकेशन किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। तो ये पार्ट 5 का ही चैप्टर 5 है, बट ये सब हम लोग को याद नहीं रखना है। तो 124 याद रखना, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की बात हुई है। बट क्वेश्चन तो क्वालिफिकेशन से संबंधित पूछा है ना, तो हम लोग क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। यहीं से आप हाई कोर्ट्स का भी आर्टिकल रिवाइज कर लिया कीजिए। जैसे 124 आपने सुप्रीम कोर्ट देखा, इस 2 को पहले बिठा दीजिए तो हाई कोर्ट का आर्टिकल बन जाएगा, यानी 214 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाई कोर्ट की स्थापना है। तो 124 और 214 इस लाइन को पढ़िए, द एज ऑफ अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट शैल बी डिटरमाइंड बाय सच अथॉरिटी एंड सच मैनर एज पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रोवाइड। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे एज का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि 25 साल होना चाहिए या 30 साल होना चाहिए या 35 साल होना चाहिए, नहीं, एज का एग्जैक्ट फिगर नहीं लिखा हुआ है, जैसे हम लोग बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे प्रेसिडेंट की मिनिमम एज 35 ईयर होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है हम लोगों को, ये सभी बातें। सबसे पहली शर्त तो है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा और क्या चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ही इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड का मतलब क्या है, ये सभी भी होना ज़रूरी है, एसेंशियल है। यहाँ पे एंड लिखा है, और नहीं लिखा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल कर लो और जज बन जाओगे। तो यहाँ पे देखिए इसके अलावा क्या क्या चाहिए, उस व्यक्ति को 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ जज, कहाँ पे, हाई कोर्ट्स में।
दूसरी शर्त में लिखा है कि 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट, उसने हाई कोर्ट्स में 10 साल की वकालत भी की हो। तीसरी कंडीशन है इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट आर डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, यानी प्रतिष्ठित विधिवेत्ता भी होना चाहिए प्रेसिडेंट की नज़र में। ठीक है, चलिए वापस क्वेश्चन पे चलिए। तो यहाँ पे जल्दी से कर दीजिए। अब उससे भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड पॉइंट है उसकी मिनिमम एज 35 वर्ष होना चाहिए, ऐसा तो कहीं नहीं है। इसी को सीखने के लिए तो हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहे थे। सी पॉइंट पे उसे 10 साल तक किसी हाई कोर्ट्स का अधिवक्ता होना चाहिए, ये भी देखा हम लोगों ने। राष्ट्रपति की राय में उन्हें एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए। हम लोगों ने ये तीनों कंडीशन देखी हैं। तो यहाँ पे गलत बताना था, बी पॉइंट सही हो जाएगा ना। अब बी पॉइंट करेक्ट है। चलिए 59 देखिए, संविधान का कौन सा भाग आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है? आर्टिकल 243 पढ़ते हैं ना हम लोग, पंचायतें पढ़ते हैं, नगर की सरकारें पढ़ते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ते हैं। इसी आर्टिकल से मिलता जुलता आर्टिकल है आधिकारिक भाषाओं पे 343। और भाषाओं का पार्ट कौन सा है? भाग 17 है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए सारे पार्ट्स याद होना चाहिए, शेड्यूल सारे याद होना चाहिए, एटलीस्ट हम लोगों को इतना तो याद होना ही चाहिए। पार्ट 1 में क्या है? पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है। दूसरे पार्ट में क्या है? सिटीजनशिप है। तीसरे पार्ट में क्या है? फंडामेंटल राइट है। पार्ट 4 में क्या है? DPSP है। पार्ट 4A में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। पार्ट 5 हम लोग जानते हैं ये यूनियन से रिलेटेड है। पार्ट 6 यूनियन हो गया तो पार्ट 6 में स्टेट्स कर दो। पार्ट 7 नहीं है, ट्रीट कर दिया गया। पार्ट 8 में यूनियन हो गया, स्टेट्स हो गया, अब क्या बचा? यूटी हो गया, यूनियन टेरिटरी, ये पार्ट 8 में आ जाता है। पार्ट 9 में क्या पढ़ते हैं हम लोग पंचायतें पढ़ते हैं। पार्ट 9A में क्या पढ़ते हैं? नगर की सरकारें पढ़ते हैं। पार्ट 9B में क्या पढ़ते हैं? इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ते हैं। ऐसे ही आप अपने बियर एक्ट में देख लेना सारे पार्ट्स। दिखा दें जल्दी से, चलिए देखिए फिर। पार्ट 9B तक देख लिया। पार्ट 10 शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। पार्ट 11 संघ और राज्य संबंध। पार्ट 12 फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और सूट, वित्त संपत्ति से रिलेटेड प्रोविजन पार्ट 12 में। पार्ट 13 ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो पार्ट 13 को ट्रेड कॉमर्स से याद रखें। पार्ट 14 सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, संघ और राज्यों में आने वाली सेवाएं। पार्ट 14A वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिब्यूनल्स, अधिकरण। पार्ट 15 इलेक्शंस। पार्ट 16 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, जो आप पढ़ते हैं ना 338 से 340। यहाँ पे जो कमीशन पढ़ते हो, नेशनल कमीशन ऑन ST SC एंड OBC। लोकसभा में, विधानसभा में रिजर्वेशन जो होता है SC और ST का। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो नॉमिनेशन होता है लोकसभा में, राज्यसभा में और विधानसभा में, ये सब आपको पार्ट 16 में दिखता है। पार्ट 17 अभी देखा था ना आपने पिछले क्वेश्चन में, ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें हमने आपको बताया था 243 आर्टिकल है पंचायतों से, इसी से मिलता जुलता आर्टिकल 343 भाषाओं से संबंधित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 343 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकाल आप इसी में पढ़ते हैं 352, 356, 360। नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन और फाइनेंशियल इमरजेंसी। पार्ट 19 में मिसलेनियस है, इसको नहीं याद रखना है। पार्ट 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संसद की शक्ति संविधान में संशोधन करने की, आर्टिकल 368 पढ़ते रहते हो ना जो, देखिए 368 पूरा पार्ट में एक ही आर्टिकल है बस। और यहाँ पे पार्ट 21 देखेंगे, जो आप आर्टिकल 370 देखते हैं जम्मू कश्मीर वाला, ये सब स्पेशल प्रोविज़न के अंडर में है। कभी कभी स्पेशल प्रोविज़न पूछता है स्टेट्स के लिए, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, हम लोग ये सब पढ़ते रहते हैं। आगे क्वेश्चन आएगा तब डिस्कस करेंगे, यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी, तो बस मैं यहाँ पे आपको पार्ट से दिखा रहा हूँ। एक पार्ट और बचा, जल्दी से देख लीजिए। टोटल भाग कितने पढ़ते हैं? 22 पढ़ते हैं ना, ये लास्ट 22वां है, लेस इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 59 का, डी ऑप्शन करेक्ट है। 60 देखिए, 60 में हाल ही में चर्चा में रहा सतत विकास लक्ष्य 12 का संबंध किससे है? SDG के बारे में पूछा जा रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। टोटल कितने हैं? हम लोग 17 पढ़ते रहते हैं, और इनके सब गोल्स भी हैं। सब गोल्स 169 है। इनका टाइम लिमिट 2015 से 2030 तक का है, यानी अचीविंग टारगेट जो है वो 2030 है। 2030 तक सारे टारगेट्स कंप्लीट करना है। दुनिया भर की सरकारों का ऐसा ध्येय है, टारगेट है। तो यहाँ पे ये जो 17 हैं, 17 में से 12वां कौन सा ही पूछा गया है, उसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, ये टोटल आपको 17 गोल्स दिख रहे हैं। सारे के सारे अगर याद हैं तो अच्छी बात है। पहला नो पॉवर्टी है, दूसरा जीरो हंगर है, तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलबींग्स है। ऐसे ही वीडियो को पॉज कर लेना और सारा देख लेना। क्वेश्चन में हम लोगों से गोल नंबर 12 पूछा गया है। क्या लिखा हुआ है दिख रहा है ना आप लोगों को? जूम कर दें। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन लिखा है, मैं जूम करके भी दिखा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं
रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। अब क्लियर है? चलिए, तो आप यहाँ पे डी ऑप्शन पढ़िए, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यानी संवहनीय उपभोग और उत्पादन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 61 देखिए, 61 में क्या है, यहाँ पे GII 2021 के बारे में पूछ रहे हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। देखते हैं इनोवेशन में कौन तगड़ा है, कौन पीछे है। स्विट्ज़रलैंड का नाम हम लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं क्योंकि ये हमेशा ही टॉप कर जाता है। अगर एशिया में बात करेंगे तो एशिया में टॉप कंट्री कौन सी है? सिंगापुर। ध्यान रखना, ठीक है। अगर एशिया में पूछा जाएगा तो सिंगापुर हो जाएगा, ओवरऑल वर्ल्ड में पूछेगा तो स्विट्ज़रलैंड। इस सूचकांक को जारी करने वाली संस्था WIPO है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग हिंदी में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जानते हैं। इंडिया का इम्प्रूवमेंट तो बहुत हुआ है। एक समय पे हम लोग 81वें स्थान पर रहते थे, लेकिन आज की स्थिति देखेंगे तो 46 है। 81वां स्थान 2015 में हुआ करता था, 40वां स्थान 2021 में है। तो इम्प्रूवमेंट जम तो अच्छा है, ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 46। चलिए 62 देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। इन सभी को तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 338, 338A और 340। इसमें SC के लिए एक नेशनल कमीशन है, इसमें ST के लिए और इसमें OBC के लिए है। ये आपसे पूछा गया है। एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, जिन संस्थाओं का गठन जिस व्यक्ति के द्वारा होता है, वो संस्थाएं अपनी रिपोर्ट उसी व्यक्ति को सौंपती हैं। SC के लिए राष्ट्रीय कमीशन की नियुक्ति कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट साहब कर रहे हैं। ST के लिए राष्ट्रीय कमीशन की नियुक्ति कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट साहब कर रहे हैं। OBC के लिए प्रेसिडेंट साहब कर रहे हैं। तो ये सभी जो कमीशन है अपनी रिपोर्ट किसे सौंपेंगे? ये प्रेसिडेंट साहब को सौंपेंगे। जैसे हमने कैग के बारे में पढ़ा था, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये अपनी रिपोर्ट किसे सौंपते थे? प्रेसिडेंट को सौंपते थे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप लोग ये भी जानते हैं कि पहले ST और ST का कमीशन, नेशनल कमीशन एक ही हुआ करता था, जिसे नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST बोला जाता था। ये 338 में था। अब इन दोनों कमीशन को बाइफरकेट कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? ये भी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में सीखा। 89वें संविधान संशोधन से 2003 में हुआ था। 89 के बाद ये पिक्चर आपको देखने को मिलती है। क्लियर है? चलिए 63 देखिए, आसान सा क्वेश्चन है। जब संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध होता है तो संयुक्त बैठक, जॉइंट सेशन की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 108, हम लोग इसको जानते हैं। चेयरमैनशिप कौन करता है जॉइंट सेशन की? जॉइंट सेशन को बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट बुलाता है। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? ये स्पीकर साहब करता है। लोकसभा के जो चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, मान लीजिए बीमार हैं, कहीं छुट्टी पे गए या फिर किसी और कारण से प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पे फिर लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होंगे वो चेयरमैनशिप कर देंगे, डिप्टी स्पीकर चेयरमैनशिप कर देंगे। मान लो ये भी नहीं है तो फिर पड़ोसी सदन से बुला लिया जाता है, राज्यसभा से बुला लिया जाता है, जो वहाँ पे सभापति हैं यानी वाइस प्रेसिडेंट। तो जब तक स्पीकर हैं तो स्पीकर ही करेंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हो जाएगा। 108 याद रखना, आर्टिकल 108 जॉइंट सेशन का प्रावधान करता है। और ये गतिरोध होता कब है? डेडलॉक ये होता कब है? ये भी हम लोगों ने सीखा कि भूल गए। आपने मनी बिल के बारे में सीखा था, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में सीखा था। मनी बिल में आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर राज्यसभा को एज सच कोई पावर नहीं है, सारी पावर लोकसभा की है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में जानते हैं कि यहाँ पर राज्यसभा की पावर और लोकसभा की पावर दोनों बराबर हैं। तो जब यहाँ पे पावर बराबर है तो गतिरोध कैसे होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ पर राज्यसभा को कुछ पावर ही नहीं दी गई है, लोकसभा के पास पूरी पावर है, तब गतिरोध होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यानी मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे जॉइंट सेशन नहीं होता है। तो ये फिर किस पे होगा? किस तरह के विधेयक पे होगा? ऑर्डिनरी बिल पे होगा, साधारण विधेयक पे ये गतिरोध उत्पन्न होगा, उसी में जॉइंट सेशन होता है। आगे चलें, आइए 64 देखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक साथ तो पूरा आ नहीं पा रहा है, ठीक है, इतने में मैनेज करना। क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, बाकी ये सब तो चीज़ें दिख रही हैं ना। तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे कौन सा सबसे ईजी लग रहा है? कुछ याद आ रहा है? 226 पकड़ लीजिए इसी को। आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 पढ़ते हैं ना, हमेशा पढ़ते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को रेट इशू करने का अधिकार 32 है, 226 से हाई कोर्ट को रेट इशू करने का अधिकार है। तो इसके सामने तो सही मैच है। हाई कोर्ट्स को फंडामेंटल राइट्स के प्रवर्तन और किसी अन्य उद्देश्य के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी करने के लिए, तो ये तो सही मैच है। देखिए यहाँ पे रिट भी लिखा है, आदेश भी लिखा है, निर्देश भी लिखा है। आपको रिट बहुत कठिन शब्द लगता हो ना, तो आप रिट को आदेश से समझा कीजिए कि ये आदेश ही होता है न्यायालय द्वारा। आपको पार्ट्स और आर्टिकल की मोटी मोटी पिक्चर भी अगर क्लियर होगी तब भी आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, भले ही आपको नहीं आता हो।
जैसे आप जानते हैं कि आर्टिकल 124 से सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल शुरू होते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि पार्ट 5 आर्टिकल में जो विस्तारण है वो 52 से 151 तक है, यानी 151 के बियॉन्ड स्टेट्स के आर्टिकल आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 246 लिखा, 254 लिखा, इस शब्द को पकड़ ली सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल होंगे वो 151 के बियॉन्ड तो नहीं होंगे, वो इसी के अंदर ही रहेंगे। तो आप इसको ईजिली लगा सकते हो, उससे सही मैच। आप आर्टिकल 243 के बारे में जानते हैं कि इसमें पंचायतें, नगर की सरकारें और कोऑपरेटिव सोसाइटी रहती हैं, और ये किस भाग में है? ये पार्ट 9 में है। अब वो पार्ट ए पार्ट बी रहे वो अलग बात है, लेकिन पार्ट 9 तक आप जान रहे हैं कि 243 तक है। 244 के बारे में हम लोगों ने देखा था कि पार्ट जो 10 है उसमें एक ही आर्टिकल है, 2 ही आर्टिकल है, एक तो 244 और एक 244A। मैं इस आर्टिकल तक आना चाहता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ये सब। 246 है, 244 तक हम लोग पहुँच गए। अब पार्ट 10 तो यहाँ तक ख़त्म हो गया, अब पार्ट 11 स्टार्ट होगा। तो पार्ट 11 कहाँ से स्टार्ट होगा? 245 से स्टार्ट होगा। और पार्ट 11 है क्या? इसमें संघ और राज्य के संबंध हैं, और यहाँ पे लिखा क्या है पॉइंट सी में? संसद और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय वस्तु। तो आपको यहाँ पे कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे केंद्र और राज्य के संबंधों के मध्य बात हो रही है, तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए। ये तो मैं तब की स्थिति बता रहा हूँ जब आपको आ नहीं रहा हो, आप कन्फ्यूज हो। अगर तुक्का लगाना ही चाह रहे तो कुछ ऐसा ट्राई करके तुक्का लगाना। चलिए, तो फिर 135 देख लेते हैं हम लोग जल्दी से, फिर 246 देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। देखो यार, देखना तो पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में देखना पड़ेगा, बीआर एक्ट में देखना पड़ेगा। देखने से फ़ायदा ये होता है कि 2 आर्टिकल पीछे 2 आर्टिकल आगे हम देख लेते हैं, तो थोड़ा पिक्चर क्लियर रहती है। सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो इतना जूझना पड़ेगा। अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो बीआर एक्ट को साथ में रखिए। ज्योग्राफी अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो मैप को पास में रखिए। आइए यहाँ पे देखिए, इस पेज को हम लोग पहले भी विजिट कर चुके हैं, 124 सुप्रीम कोर्ट। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रहा हूँ, उनको आप देख लेना पहुँच करके वीडियो। आप पीसीएस के प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ये सारे आर्टिकल्स मिलेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जज, इसके बारे में पूछा जाता है, आर्टिकल 127। सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला जाता है, आर्टिकल 129। ये सुपर इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब समझते हैं ना? साधारण भाषा में अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का हर एक कागज सिक्योर रहेगा, रिकॉर्ड के फॉर्म में रहेगा। 1960 में क्या डिसीजन हुए थे, कौन कौन से आदेश पारित हुए थे, सारा डिटेल आपको 1960 का मिलेगा। मतलब ये चीज़ वैसी नहीं है कि कक्षा 11-12 के एग्जाम हो गए तो सीबीएसई बोर्ड ने, यूपी बोर्ड ने कॉपी जला दी। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है कि आप बीट आउट नहीं कर सकते हो, जला नहीं सकते हो, सारे रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखा जाएगा। ठीक है, ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात होगी। आर्टिकल 131 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ज्यूरिडिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र। इस पॉइंट का मतलब समझ में आ रहा है? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है कि कुछ मुकदमे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा। अब ऐसे कौन से मुकदमे हैं वो आपको 131 खोल के देखना पड़ेगा। जैसे आप पढ़ते हैं, एक स्टेट का दूसरे स्टेट से झगड़ा है तो राज्य का जो मुकदमा होगा वो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। या एक पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक पार्टी दूसरा स्टेट है, तो ऐसे मुकदमे भी सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। तीसरा एग्जाम्पल ले लो, एक तरफ एक स्टेट है, दूसरी तरफ 2 स्टेट है, तो इस तरह का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। ये है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ये मुकदमे, इस तरह के नेचर के मुकदमे हाई कोर्ट से नहीं सुन सकता। जैसे कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट, 4 स्टेटों में झगड़ा है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तो इसमें बहुत सारे स्टेट्स इन्वॉल्व है ना, तो कौन सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। इसके अलावा एक आर्टिकल आपको पढ़ना है, 132, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एपीलेट ज्यूरिडिक्शन। तो यहाँ पे आपको ये 4 आर्टिकल याद रखने हैं, 5 आर्टिकल याद रखने हैं। बाकी अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं जो पूछा गया है। आर्टिकल 135 के बारे में पूछा गया है, ज्यूरिडिक्शन एंड पावर्स ऑफ फेडरल कोर्ट अंडर एग्जिस्टिंग लॉ टू बी एक्सरसाइजेबल बाय सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब है कि जो भी एग्जिस्टिंग लॉ हैं उन एग्जिस्टिंग लॉ को भी सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइजेबल बना सकता है, इन लॉज को एक्सरसाइज कर सकता है, एग्जिस्टिंग लॉ को। इसके बाद देखना है हम लोगों को आर्टिकल 246। 246 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो यूनियन लिस्ट पढ़ते हैं, स्टेट लिस्ट पढ़ते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट पढ़ते हैं, सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स। अब आ जाइए वापस क्वेश्चन में। तो आपने आर्टिकल 135 देखा, ये सही मैच है, डी पॉइंट भी सही मैच था। आपने आर्टिकल 246 भी लिखा है, आपने आर्टिकल 246 भी देखा है, ये भी सही मैच है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम लोग गुजर चुके हैं एक बार। उस क्वेश्चन में डी पॉइंट में लिखा है कि पूर्व संविधान कानूनों को लागू रहने से संबंधित है। आप यहाँ पे आर्टिकल 372 देखिए, कॉन्टिन्यूएंस इन फोर्स ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ एंड देयर एडॉप्शन। अब यहाँ पे डी पॉइंट पढ़िए, इट डील्स विद द कॉन्टिन्यूएंस इन फोर्स ऑफ द प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, यही लिखा था, लेकिन ये 254 में नहीं लिखा था, 372 में देखा हम लोगों ने।
यह पूर्व संविधान कानूनों के लागू रहने से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत पूछा गया था तो डी गलत मैच था, हो जाएगा। चलिए 65 देखिए, यहाँ पे नवल एक्सरसाइज की बात हो रही है। उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? समुद्र शक्ति। सबसे पहले तो ये बताइए कि किस किस देश के बीच की एक्सरसाइज है। यहाँ पे आपको इंडिया और इंडोनेशिया याद रखना है। और यहाँ पे पार्टिसिपेट किसने किया? INS कदमत, इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। INS मतलब इंडियन नवल शिप, हो जाएगा। चलिए 66 देखिए, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से मिला दीजिए। आर्टिकल 14 से 18 राइट टू इक्वलिटी, सही मैच है। आर्टिकल 19 से 22 क्या पढ़ते हैं? राइट टू फ्रीडम, सही मैच है। और आर्टिकल 23 हुआ और आर्टिकल 24 हुआ, इन दोनों आर्टिकल को बोला जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। लेकिन यहाँ पे गलत मैच है। 25 से 28 तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पढ़ते हैं ना, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी सी को डी से मैच कराना है। और जो 23-24 लिखा है इसको 3 से मैच कराना है। तो यहाँ पे कोडिंग क्या बनी? 1 2 4 3, हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 67 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया? अभी आपने देखे थे 3 कमीशन, 338, 338 ए और 340। 340 में नेशनल कमीशन फॉर OBC है। अब तो आर्टिकल के फॉर्म में आ गया ये कमीशन, यानी अब संवैधानिक बॉडी हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई। पहले संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था, संवैधानिक दर्जा बाद में दिया गया। ये 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 से दिया गया। तो मंडल कमीशन के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन्हीं की सिफारिश पे ये कमीशन बनाया गया था पहली बार। सबसे पहले 1993 में स्थापना की गई थी इस कमीशन की। संवैधानिक दर्जा 2018 में मिला। इन सारे कमीशंस को अपॉइंट कौन करता है? हम लोग सीख चुके हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। और ये सभी कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट साहब को ही सौंपते हैं। 68 देखिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में एक ही व्यक्ति की नियुक्ति की सुविधा प्रदान की है? आप लोग जानते हैं कि 2 स्टेट्स के लिए एक गवर्नर हो सकते हैं। छोटे छोटे राज्य होंगे तो एक ही गवर्नर देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े राज्य होंगे तो फिर भाई एक ही गवर्नर चाहिए एक स्टेट के लिए। तो इस तरह की भी व्यवस्था की गई है अपने संविधान में। ये व्यवस्था 7वें संविधान संशोधन 1956 से की गई थी। ठीक है, केंद्र स्तर पर जो प्रेसिडेंट का काम है वही काम राज्यपाल का राज्य स्तर पर होता है, हो जाएगा। चलिए 69 देखिए, ऑल इंडिया सर्विस के बारे में पूछ रहे हैं। क्रिएशन करना है, क्रिएट करना है, तो देखते हैं सृजन के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक हैं। ऑल इंडिया सर्विस के बारे में आप लोग जानते होंगे कि राज्यसभा की एक ही तो पावर है ऑल इंडिया सर्विस को लेकर, जो ठीक ठाक पावर दिखती है राज्यसभा की। यहाँ पर पहला पॉइंट पढ़िए, यदि राज्यसभा यह घोषित करते हुए प्रस्ताव पारित करती है यह राष्ट्र हित में आवश्यक है। अखिल भारतीयों का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 312, याद रखा करें, पूछता है। इस आर्टिकल के तहत पावर दी गई है संसद को कि वो ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट कर सकती है। ऐसी कोई सर्विस जो नेशनल इंटरेस्ट में एसेंशियल है और ऐसा राज्यसभा को अगर लगता है तब तो वो पक्का ऑल इंडिया सर्विस बन जाएगी। पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। और इस प्रस्ताव पारित कराने का प्रोसीजर क्या है? जब इस तरह के प्रस्ताव को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 मेजोरिटी प्राप्त हो जाता है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, प्रेजेंट एंड वोटिंग 2/3 होना चाहिए। पहला पॉइंट भी सही है, सेकंड पॉइंट भी सही है, सी पॉइंट यहाँ पे सही हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए 70 देखिए, GST काउंसिल, इसके बारे में तो पढ़ चुके हैं। अब तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई है, संविधान संशोधन के माध्यम से एक आर्टिकल जुड़ गया ना अब, 279A, याद आ रहा? इस आर्टिकल में क्या है? यहाँ पे प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि वो GST काउंसिल की स्थापना कर सकता है। तो याद रखना, GST काउंसिल की स्थापना कौन करता है? प्रेसिडेंट साहब करते हैं। तो इस बार की जो GST काउंसिल हुई उसका उद्देश्य पूछा जा रहा है, कौन नहीं था? तो ये तो कठिन क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे करंट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा याद रखना, क्योंकि ये GST काउंसिल लखनऊ में हुई है तो हो सकता है पूछ ही ले। उत्तर प्रदेश में हुई है तो पूछ सकता है। ये सितंबर 2021 में हुई है, तो रिसेंट ही है लगभग। तो यहाँ पे पढ़ लीजिए कौन कौन सी बातें हुई थी इस बार मीटिंग में। दवाओं के लिए GST छूट का विस्तार, ये भी बात हुई थी। पेट्रोल डीजल GST सूची से बाहर करना, फोर्टिफाइड चावल पर GST दर में कमी। तो ये पॉइंट बारीकी से देखना, पेट्रोल डीजल GST में नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो 4 ऑप्शन बना के दे सकता है कि कौन सी चीज़ GST से बाहर है। तो यहाँ पे ये तीनों ही बातें हुई थी। चौथी बात आपको क्या याद रखना है कि आप जोमेटो से ऑर्डर करते हैं, स्विगी से ऑर्डर करते हैं, तो इस तरीके के जो ऐप हैं अब वहाँ से भी GST वसूला जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जोमेटो और स्विगी, और भी अगर कोई फूड डिलीवरी ऐप हो तो मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में लिखा गया है नो GST कलेक्शन बाय फूड डिलीवरी ऐप। ऐसा नहीं है, अब GST कलेक्ट होगा, GST कलेक्ट होगा।
डी ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से सही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कीजिए। 71 में क्या है यहाँ पे, विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस बार की थीम जो है वो बड़ी अट्रैक्टिव है। इस दिवस की जो थीम है वो है कीप द 5 अलाइव, पाँचों को जिंदा रखना। ये 5 क्या हैं? ये 5 गैंडा की प्रजातियां हैं जिनको जिंदा रखने की बात की जा रही है। जैसे एक कैटेगरी होती है वाइट राइनो, सफ़ेद रंग के राइनो, काले रंग के राइनो, एक सींग वाला गैंडा। जावा क्षेत्र में जो राइनो रहते हैं उन्हें जावा राइनो बोला जाता है। सुमात्रा आइलैंड पर जो राइनो रहते हैं उन्हें सुमात्रन राइनो बोला जाता है। तो इस तरीके से 5 प्रजातियां हैं राइनो की। इंडिया के बारे में याद रखें कि एक सींग वाला जो गैंडा होता है, वन हॉर्न राइनो जिसे बोला जाता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इनकी, सर्वाधिक संख्या इन्हीं की है इंडिया में, एक सींग वाले राइनो की। और सबसे ज़्यादा हैं कहाँ पे इंडिया में, ये तो आप लोग जानते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में। ठीक है, चलिए 72 देखिए जल्दी से। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में पूछ रहे हैं, प्रवासी नागरिक, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट है वे नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सबसे पहले का जो नागरिकता अधिनियम है वो तो 1955 का ही है। तो प्रवासी नागरिकों का जो रजिस्ट्रेशन है ना वो इसी एक्ट के द्वारा होता है। पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। प्रवासी नागरिक तो समझ रहे होंगे ना, ये भारतीय मूल के जो लोग हैं, जिनके दादा परदादा कभी भारतीय हुआ करते थे, जिनके वंशज इंडियन थे, लेकिन इनके बच्चे अब बाहर रहते हैं। तो अब ये लोग अगर भारत में रहना चाहते हैं, भारत में आना चाहते हैं, तब का ये सीन है। ठीक है, अब ये लोग अगर आना चाहते हैं, भारत में बसना चाहते हैं, तो उनको पंजीकृत किया जाएगा इस एक्ट के द्वारा। ठीक है। दूसरा पॉइंट है यदि उन्होंने भारत के संविधान के प्रति असंतोष दिखाया तो उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। बिल्कुल रद्द कर दिया जाएगा, ध्यान रखना पड़ेगा ना भाई। अभी 1-2 पीढ़ी से तो आप दूसरे देश में थे, अब अपने मूल देश में आ रहे हो, तो इतने सालों में तो आपका वास्तु बदल गया होगा, तो उस वास्तु को ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी सही है, सी पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें, आइए 73 देखिए। 73 में मुख्यमंत्री के संदर्भ में बताना है। पहला पॉइंट है वह राज्य का विधित त्रिज्यूरी रूप से कार्यकारी प्रमुख होता है। आप इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में वेल अवेयर हैं। हमारे यहाँ हेड ऑफ द स्टेट अलग इंसान होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट अलग इंसान होता है। हेड ऑफ द स्टेट यानी राज्य का मुखिया, राज्य के मुखिया को या तो प्रेसिडेंट बोला जाता है या फिर राज्य स्तर पर गवर्नर को बोला जाता है। उसी तरह हेड ऑफ द गवर्नमेंट केंद्र स्तर पर प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता है और स्टेट लेवल पर चीफ मिनिस्टर को बोला जाता है। सरकार के मुखिया कौन है? पीएम या फिर राज्य स्तर पर सीएम। इन चीज़ों के अलावा आप एक चीज़ और पढ़ते हैं आर्टिकल के फॉर्म में, आर्टिकल 53 याद कीजिए, आर्टिकल 154 याद कीजिए। 53 में क्या लिखा है? ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, यानी सारी कार्यकारी शक्ति जो नए थे वो प्रेसिडेंट में है। 53 तो सारी एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट को बता रहा है। अभी यूएसए में प्रेसिडेंट का रोल दिख रहा है, रशिया में प्रेसिडेंट का रोल दिख रहा है, चाइना में दिख रहा है। पुतिन और जो बाइडेन जो भी कर रहे हैं इंडिया में वो काम पीएम करते हुए दिख रहा है, ना कि प्रेसिडेंट साहब कोविंद साहब। तो अब यहाँ पे आपको सीख लेना है, नाम मात्र का जो कार्यकारी मुखिया है उसे प्रेसिडेंट बोला जा रहा है, जो वास्तविक कार्यकारी मुखिया है वो कौन है? वो पीएम है। उसी प्रकार 154 में गवर्नर के बारे में लिखा है कि ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर। तो इस लाइन से तो यही लग रहा है कि सारी कार्यकारी शक्ति गवर्नर में है, लेकिन ये सारी शक्तियाँ कैसी हैं? नाम मात्र की। आप स्टेट लेवल पर भी देखेंगे तो गवर्नर नाम मात्र के कार्यकारी प्रमुख हैं और सीएम को वास्तविक प्रमुख बोला जा रहा है। इतना समझ में आया? तो यहाँ पे डी ज्यूरी जो लिखा है, डी ज्यूरी का मतलब होता है नाम मात्र का। ठीक है, अब बताइए वह राज्य का नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख है तो ये सीएम होगा या फिर गवर्नर होगा? ऑब्वियसली गवर्नर होगा, लेकिन यहाँ पे मुख्यमंत्री के बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन ये लाइन लिखी है गवर्नर के बारे में, तो पहला पॉइंट तो गलत हो गया ना, समझ में आया? दूसरा पॉइंट है वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, ही इज़ अ चेयरमैन ऑफ द स्टेट प्लानिंग बोर्ड। ये सही है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 74 देखिए। निम्नलिखित में से कौन भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त का उद्देश्य नहीं है? ये पोस्ट तो नई पोस्ट है, बाद में बनाई गई थी, कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। यहाँ पे देखिए आर्टिकल 350B, ये बाद में इंसर्ट किया गया है, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। देयर शैल बी अ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ध्यान रखना, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, इसलिए जो भी रिपोर्ट देंगे कमिश्नर साहब
वो प्रेसिडेंट को ही सौंपेंगे। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी रहती है, रिपोर्ट उसी को सौंपा जाता है। और इस पोस्ट को कब इंसर्ट किया गया, आप यहाँ पर नीचे पढ़ सकते हैं। 7वां संविधान संशोधन था 1956 का। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, स्पेशल ऑफिसर के बारे में। इसका हेडक्वार्टर इलाहाबाद में ही है, यह भी याद रखना यूपी पॉइंट ऑफ व्यू से। हेडक्वार्टर आयुक्त का जो कमिश्नर का जो हेडक्वार्टर है वो इलाहाबाद में है। बाकी रीजनल ऑफिस भी हैं, वो सब याद नहीं रखना है। अब इनका काम क्या होगा, भाषाई अल्पसंख्यक जो हैं उनके इंटरेस्ट में जो भी बात होगी उसके लिए काम करेंगे। पहला पॉइंट पढ़िए, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपाय के बारे में जागरूकता फैलाना। सही है भाई। दूसरा पॉइंट है संविधान के तहत प्रदत्त सुरक्षा के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करना। बिल्कुल, माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये तो मेन उद्देश्य है इनका। और इनकी जो भी ग्रीवांसेस रहेंगी, जो भी समस्याएं रहेंगी, शिकायतें रहेंगी, उनको रेड्रेस करना, उनका समाधान निकालना। सी पॉइंट में पढ़िए, टू हैंडल द रिप्रेजेंटेशन फॉर रिलेटेड रेड्रेस ऑफ ग्रीवांसेस, शिकायतों के संबंधित निवारण के लिए अभ्यावेदन का निवारण करना। सही है। तो यहाँ पे तो तीनों सही है जो उद्देश्य हैं। नहीं पूछा था तो यहाँ पे कोई भी ऐसा वाक्य नहीं लिखा है जो नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। 75 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेज द क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन एंड मॉडर्न स्लेवरी रिपोर्ट। क्लाइमेट चेंज के कारण जो माइग्रेशन हो रहा है और इसी के कारण स्लेवरी का एक नया रूप बन रहा है, जिसे मॉडर्न स्लेवरी बोला जाता है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड यदि ऐसे आता है मेंस परीक्षा में तो बहुत काम आएगा ये रिपोर्ट। ध्यान रखना कि क्लाइमेट के कारण भी माइग्रेशन वृहद स्तर पे होते हैं, दास्ता भी बहुत वृहद स्तर पे होती है। क्लाइमेट इंड्यूस्ड यानी क्लाइमेट के कारण। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे जूम कर दे रहा हूँ। क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन एंड मॉडर्न स्लेवरी, इसको रिलीज कौन कर रहा है? आपको दो इंस्टीट्यूट का नाम याद रखना है। एक तरफ एंटी स्लेवरी लिखा है और दूसरी तरफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट लिखा है। क्लियर है, हो जाएगा। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलता है, तो इसको जल्दी से कर लीजिए। एक तो इंस्टीट्यूट एंटी स्लेवरी थी, दूसरा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, IIEP। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है तो जल्दी से कर दीजिए। राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में? पार्ट नंबर 4। आर्टिकल बताएंगे जल्दी से, 36 से 51। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स का मीनिंग है न्यायालय में सुनवाई के लिए कार्रवाई लाने का अधिकार अथवा न्यायालय को उसके सामने प्रकट किसी विषय पर संबोधित करना। इसको क्या बोलता है? लोकस स्टैंडी के बारे में आप लोग पढ़ते रहते होंगे न्यूज़पेपर्स में। लोकस स्टैंडी होता है। चलिए 78 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य को 2006 के 94वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बाहर रखा गया, जिसके अनुसार आदिवासी कल्याण का प्रभारी मंत्री होगा, जो अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण या किसी अन्य कार्य का प्रभारी हो सकता है। 2006 में एक स्पेशल प्रोविज़न किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके, वो नंबर था 94। इस अमेंडमेंट में छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश में ऐसी व्यवस्था की गई थी कि ट्राइबल वेलफेयर के लिए मिनिस्टर इंचार्ज का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। ये बात इसी समय की जा रही है, इसी अमेंडमेंट की जा रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 स्टेट ऐसे थे जहाँ पर मिनिस्टर इंचार्ज को अपॉइंट किया गया था फॉर ट्राइबल वेलफेयर। बिहार को नहीं रखा गया था यहाँ पे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 79 कीजिए। यहाँ पे मैचिंग कराना है और जो सबसे आसान है उसी को पकड़ लीजिए। पार्डन हम लोग समझते हैं, क्षमा समझते हैं। एब्सॉल्व अ पर्सन ऑफ ऑल सेंटेंसेस, एक व्यक्ति को सभी प्रकार से दंड से मुक्त कर देना। तो डी का 4 मिला दीजिए। डी का 4 एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर तो निकल आया। प्रेसिडेंट को पावर है ना पार्डन करने की। आर्टिकल बताएंगे, आर्टिकल 72 में है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। इस शीट मैं तो इसको पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। लैब से बोना वैकेंसिया, इन तीनों को समझने के लिए तो संपत्ति वाले वकील साहब जो होंगे ना उनको पकड़ना पड़ेगा। सी पॉइंट को पकड़ लीजिए, थोड़ा हिंदी में लिखा तो आसान है। बिना मालिकाना हक वाली संपत्ति, प्रॉपर्टी फाउंड विदाउट एनी ओनर, तो सी का 3 हो गया। आपने डलहौजी वाला व्यक्तिगत का सिद्धांत पढ़ा होगा, उसमें व्यक्तिगत का मतलब क्या होता था? वहाँ पे उत्तराधिकारी होता नहीं था, रियल उत्तराधिकारी नहीं होता था। तो जो उत्तराधिकारी की मृत्यु लिखा तो इसका कोई सवाल ही नहीं है, व्यक्तिगत में उत्तराधिकारी होते ही नहीं है, तो बी का 2 तो नहीं होगा, बी का 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप ए को 2 से मिला सकते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को पॉज कर लेना और थोड़ा सा रिकॉल कर लेना, ठीक है। चलिए 80 देखिए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सी हल्दी की नई पाई गई किस्म है?
हल्दी की वैरायटी पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए पिक्चर बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे नाम पढ़ सकते हैं। केसरी, अ प्रोमाइजिंग वैरायटी ऑफ टर्मरिक फॉर नॉर्थ इंडिया। तो केसरी याद रखना, केसरी हल्दी की नई वैरायटी है। अब तो इसका प्रोडक्शन होने लगा, पतंजलि वाले बेचने लगे हैं। यहाँ पे पतंजलि की एक फ़ोटो पड़ी है, देखिए केसरी टर्मरिक पाउडर। तो इन सब चीज़ों पे ये तो सबसे पहले चौका मारते हैं। ठीक है, हो जाएगा। एक बार केमिकल नेम पूछा था हल्दी का, इसका केमिकल नेम कुछ ऐसा है जो कंफ्यूज करता है। आप यहाँ पे अभी रिकॉल करेंगे तो आ जाएगा। कुरकुमा लौंगा, लौंगा लिखा है, ऑप्शन में लौंग जरूर रहता है, तो लौंग मार के मत आ जाना। PCS 15 या 16 में शायद पूछा था ये क्वेश्चन। कुरकुमा लौंगा हो जाएगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 81 देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, CPCB। इस बोर्ड का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, ये भी पूछा जाता है। आपने 1974 का एक्ट पढ़ा है ना, भूलना ही नहीं है इनको तो, जल अधिनियम। अब इनकी रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में बोला गया किस राज्य में उपचारित सीवेज का पुनः उपयोग सबसे अधिक है। इंग्लिश पढ़ लीजिए थोड़ा सा अगर कन्फ्यूज हो रहा हो तो। विच स्टेट द रीयूज ऑफ ट्रीटेड सीवेज इज द हाईएस्ट। तो ये बेहतरीन काम कौन कर रहा है, हरियाणा कर रहा है, ये ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन है एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपी में भी ज़रूरत है, हरियाणा में कितने लोग ही हैं, कितना सीवेज होता होगा, यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। फिर भी हरियाणा का यह काम अप्रिसिएबल है। चलिए नेक्स्ट कीजिए 82 देखिए। 82 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। DPSP के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं। मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि DPSP में 3 तरीके के आर्टिकल्स लिखे हैं। गांधीवादी सिद्धांत आपको दिखेंगे, उदारवादी सिद्धांत आपको दिखेंगे और समाजवादी सिद्धांत दिखेंगे। ये 3 कैटेगरी आपको देखने को मिलती हैं। तो गांधी जी जिन जिन विषयों पर काम किए हैं या फिर बात किए हैं या फिर जोड़ दिए हैं, तो वही देख लीजिए, तो वो गांधीवादी सिद्धांत हो जाएगा। जैसे गांधी जी कुटीर उद्योगों के लिए बहुत बात करते थे, उन्होंने इस पर बहुत काम भी किया। तो यहाँ पे आपने एक ही शब्द से आंसर निकाल लिया, ये ऑप्शन करेक्ट है जो गांधीवादी सिद्धांत है। एक बात आर्टिकल 40 में लिखी है ग्राम पंचायतों का गठन, तो आर्टिकल 40 भी गांधीवादी सिद्धांत है। आर्टिकल 46 देखते हैं आप, यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति और समाज के अन्य कमजोर जो वर्ग हैं, वंचित लोग हैं, इनके वेलफेयर की बात की गई है आर्टिकल 46 में। तो गांधी जी के बारे में आपको पता है, SC ST के वेलफेयर में वो हमेशा आगे रहते थे, नशे से दूर रहने के लिए हमेशा बोलते थे। आप आर्टिकल 47 में देखते हैं, आर्टिकल 47 में नशीली दवाएं और नशीले जो पेय हैं इन सब से दूर रहने के लिए कहते थे। तो आर्टिकल 47 भी गांधीवादी सिद्धांत है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। अच्छा ये 83 देखिए, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में जो स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं, उनके बारे में पूछा गया है। पहला पॉइंट है, वह व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। चेयरमैन ऑफ द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। सलाहकार समिति के चेयरमैन विधानसभा अध्यक्ष होते हैं। एक कमेटी और है नियम समिति, रूल कमेटी। नियम समिति की भी चेयरपर्सन कौन करता है, स्पीकर साहब करता है। दूसरा पॉइंट है, सदन भंग होने पर भी वह पदासीन रह सकता है। ये तो बिल्कुल सही है, वो जब तक रहता है जब तक कोई नया नहीं आ जाता। और ये कब तक रह सकता है, ये भी आप लोग पढ़ते हैं कि जो भी नई विधानसभा बनेगी उसकी जो पहली मीटिंग होगी उस पहली मीटिंग से जस्ट पहले तक रह सकता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे आप लिंक कर लीजिए। तो यहाँ पे दोनों करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए 84 देखिए, क्या के बारे में पूछा है, तो इसको जल्दी कर लेते हैं, कई बार कर चुके हैं। आर्टिकल 148, नियुक्ति कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है। कैग साहब रिपोर्ट किसको सौंपेंगे, प्रेसिडेंट को सौंपेंगे। प्रेसिडेंट ने अपना काम डेलीगेट किया हुआ है CAG को, और इनका काम क्या है, पब्लिक मनी का ध्यान रखना। सरकार ने जितना पैसा मांगा है संसद से, वो पैसा उसी काम के लिए खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें कैग देखता है। कैग के बारे में याद रखना, सेंट्रल लेवल पे भी वो वॉच डॉग का काम करता है और स्टेट लेवल पे भी वॉच डॉग का काम करता है। इसलिए इस पद को इंडिपेंडेंट बनाया गया। इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा तो खर्चे की जांच कैसे कर पाएगा। पहला पॉइंट देखिए, वह सभी स्तरों पर देश की फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करता है। सभी स्तर समझ रहा ना, जो यहाँ पे सीखा आपने भी, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। ये पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट है, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त और हटाया जाता है। नियुक्ति के बारे में आप लोग जानते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। हटाने का काम कैसा है, कैग को आसान नहीं है। हटाने का जो प्रोसेस है वो वही है जो सुप्रीम कोर्ट का जज जैसे हटता है, लेकिन हटाने से पहले प्रपोजल देना पड़ता है। प्रपोजल राष्ट्रपति देते हैं कि हाँ इनको हटाना चाहिए, तब जाके आगे काम होता है संसद में। तो प्रपोजल तो अल्टीमेटली राष्ट्रपति दे रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को लिखा हुआ है। ये भी सही पॉइंट है, यानी हटाने का इनिशिएशन जो है वो तो राष्ट्रपति कर सकता है। तीसरा पॉइंट है, वह भारत की आकस्मिकता और संचित निधि दोनों के खातों की लेखा परीक्षा करता है। संचित निधि यानी
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आकस्मिक निधि यानी कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। हम लोगों ने ये भी सीखा था कि CFI 266 में है और आकस्मिक निधि 267 में है। तो पब्लिक मनी इन्हीं में तो है, इन्हीं संचित निधियों में तो है, तो इसी पैसे का तो ध्यान रखना है कैप्स आपको। तो C पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। D पॉइंट है भारत के कैग के प्रशासनिक व्यय आदि संसद पर भारित होता है। संसद पर भारित कर दोगे तो संसद की जी हजूरी नहीं करने लगेंगे CAG साहब, तो जी हजूरी नहीं करवाना है ना, इसलिए CAG साहब के वेतन भत्ते और जो पेंशन है वो CFI पर भारित होते हैं, ठीक है, संसद पर नहीं। और जिनके वेतन भत्ते पेंशन CFI पर भारित हो जाते हैं वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो जाती है, उसको डर ही नहीं रहेगा ना कि संसद अब हमारा पैसा डिसाइड करेगी या नहीं करेगी। सैलरी के मैटर में संसद को कोई अधिकार नहीं दिया गया, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या है? D ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा था, D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के रक्षा औद्योगिक गलियारे का हिस्सा नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में, ये यूपी में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की लोकेशन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ। कितनी जगह देखी? 6 जगह देखी। यहाँ पे जो बड़े बड़े शहर हैं उनको थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शंस में आपको वही मिलेंगे। आपको इलाहाबाद मिल जाएगा तो इलाहाबाद को नहीं लगा देना है, आपको मेरठ मिल जाएगा तो मेरठ को भी नहीं लगा देना है। थोड़ा मैं आपको ना माइंड में बैठा लीजिए कि 2 इस तरफ के हैं, 2 साउथ के हैं, 2 लगभग मिडिल के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से देखिए, आगरा देखा आपने, कानपुर देखा, लखनऊ देखा, प्रयागराज नहीं देखा था ना, तो यहाँ पे नहीं पूछा था, करेक्ट ऑप्शन D हो जाएगा।